नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है पेंटेड लर्निंग में। आज हम कक्षा 9 के हिंदी विषय के विभाग सी और डी की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आपको व्याकरण और लेखन विभाग के बारे में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लेखन विभाग में क्या क्या बातें याद रखनी है उन सारी सूचनाओं और संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने मित्रों तक इसे साझा करने के लिए शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। विभाग सी और डी हिंदी का लेखा जोखा धोरण 9 में कैसे कैसे सवाल आते हैं, और हर सवाल हर कॉन्सेप्ट पर हमारी नज़र रहेगी। और आज सुबह आप यहाँ से जब पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। व्याकरण विभाग में सारा ग्रामर हम अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आशा है कि आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, और हम शुरू कर रहे हैं विभाग सी। तो सबसे पहले मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरे उन पदों को कहा जाता है जो शब्दों के अर्थ में अलग और पूरे का पूरा जो शब्द समूह होता है उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कि गदगद होना, तो गदगद होने का अर्थ होता है भाव से विभोर हो जाना, भाव से भर जाना। तो अब जब हम वाक्य बनाएंगे तो अर्थ का वाक्य हमें नहीं बनाना है। हम अर्थ में, अर्थ की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर वाक्य में? मुहावरा, जो मूल मुहावरा है हम उसी का वाक्य बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे कि बेटे को प्रथम पुरस्कार मिलने पर पिता का हृदय गद गद हो गया। डंका बजाना, तो यहाँ पर डंका बजाने का अर्थ कुछ बजाने से नहीं है, क्योंकि ये डंके बजाने का अर्थ होता है सभी जगह फेमस हो जाना, सुप्रसिद्ध हो जाना। नए मंत्री ने कुछ ही समय में सारे देश में अपना डंका बजा दिया, हनुमान दादा को पतंग बनाकर चगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ऐसे डंका बज सकता है, तो हम डंका बजाएंगे। दामन थाम लेना, दामन थाम लेना, आश्रय देना, सहारा देना, क्या अर्थ होता है? सहारा देना। तो अर्थ हम जो कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि सहारा देना, आधार देना, तो भी चलेगा। लेकिन जब वाक्य बनाने की बारी आए तो हम दामन थाम लेना को ही प्रयोग करेंगे वाक्य में। मोहन बड़े भाई का दामन थाम कर मुंबई में रहने लगा। हाँ, तो ये हैं कुछ अच्छे से मुहावरे, और भी है, देखते हैं। जैसे कि पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, मुझे पता नहीं था कि मेरा पाला तुमसे पड़ेगा, वो तो बाद में पता चलता है ना। तो ये बात होती है ज्वालामुखी सा फटना, तो यहाँ पर चाला नहीं ज्वाला आएगा। क्या आएगा? ज्वाला। तो ज्वालामुखी सा फटना, अत्यंत क्रोध में बोलना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिताजी का गुस्सा ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। अथवा हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि पिताजी ज्वालामुखी से फट पड़े। हृदय में स्थान पाना, प्रिय होना, अपनी वफादारी के कारण टोनी ने हमारे हृदय में स्थान पा लिया। टोनी कुत्ते का नाम होगा शायद। चलिए, तो ये बात हो गई। आप सब जुड़ सकते हैं संकट समय की सांकड़ में, और आगाही बेंच में यूट्यूब में हम 7 दिनों तक लगातार आपको परीक्षा की सर्वोत्तम तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लाइव लेक्चर आ रहे हैं। इन सारे लेक्चरों इन सारे सरों के लाइव लेक्चर आ रहे हैं। साथ में मैं भी आपसे जुड़ा हूँ यहाँ पर। तो आप सभी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे व्यूअर की संख्या ज़्यादा है, और सब्सक्राइब व्यूअर जो है वो कम है। तो आप सभी को विनती है कि आप सब, विनती है, विनती तो गुजराती थी है ना, हाँ, विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। तो ये भी आप जान लीजिए। तारीख 15 से लेकर 22 तक जो आपका द्वितीय एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसा आयोजन किया हुआ है। आगाही, गणित, फिर हिंदी, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, फिर उसके बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद गुजराती, गुजराती के बाद समाज, और उसके बाद इंग्लिश। हम लगातार लाइव लेक्चर्स आपके लिए ला रहे हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। आगे बढ़ते हैं।
अपनेपन के रंग में रंगना, बहुत घनिष्ठता हो जाना, घनिष्ठ हो जाना, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ता ना हो तो भी चलेगा। बुआ जी ने बहुत जल्दी हमें अपनेपन के रंग में रंग दिया, अपने ही रंग में रंग दे, ऐसे ऐसे, यही है वो। नाम कमाना, यश पाना या फिर प्रसिद्धि पाना, फेमस होने वाला जैसा ही मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। मेरे पापा भी यही कहते थे। गधे को गणित सिखाना, अत्यंत मुश्किल काम होना। मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है, लेकिन मैं गधों को नहीं पढ़ा रहा, ये एक अच्छी बात है। चलिए, और वैसे भी गणित मुझे आती नहीं है। कहावतों के अर्थ देने हैं आपको, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। यहाँ पर सिर्फ अर्थ देने हैं, वाक्य बनाने नहीं है। तो ये खास याद रखिएगा आप कि अर्थ देना, नाम के विपरीत गुण या व्यक्तित्व होना। એટલે કે હોય કંઈક ને નીકળે કંઈક। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली, दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। दो स्थितियों, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली, नीचे नीचे। तो समझ गए आप। और भी हैं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, એટલે કે थोड़े समय का सुख। दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये बहुत अच्छी कहावत है। एक तो दोष ऊपर से दूसरा दोष भी लग जाना, या फिर एक तो गलती करे दूसरी ऊपर से दूसरी गलती भी करना, मानना भी नहीं। उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, इन्हीं જેવું। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। अपनी डफली बजाना, सबका मिलकर काम न करना, પોતાની પોતાની ધાયકા કરે, આમ કરો ને તેમ કરો, એલા પણ તું જોતો ખરો કોને શીખવાડે છે, પણ એવું કહેવાય તો नहीं। 100 सुनार की एक लोहार की, कमजोर की 100 चोटें तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है। यहाँ पर वार भी लिख सकते हैं आप, कमजोरों की 100 वार और अ, बलवान का एक वार काफी होता है। अपने शब्दों में लिखिए, ऐसे ही मत लिखिए। पढ़िए, समझिए, फिर हिंदी में लिखिए। आप हिंदी में कक्षा 5 से जुड़े हुए हैं, आपको तो आती होगी। चैंपियन बेंच में आप जुड़ सकते हैं। आने वाले साल 2026-27 के लिए आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा सा नंबर दिख रहा होगा, 86 वाला और 72 वाला। आप उस पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेंगी, कैसे ऐप वर्क करता है, कैसे हम यूट्यूब में लेक्चर लेते हैं, एप्लीकेशन में कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे कि आप अनम्यूट करिए और फिर मुझे सवाल पूछिए तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ऐसी एप्लीकेशन में व्यवस्था है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप चैनल भी मिल जाएगा, यूट्यूब में सारे टेस्ट सीरीज आ जाएंगे, पेपर सोल्यूशन मिलेगा, सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मिलेगी। ऐसे ही आयोजनबद्ध तरीके से हर रोज़ लाइव लेक्चर आएंगे, तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। ये तो है ही धोरण 10 के लिए, और धोरण 9 के लिए हम लगातार आपके लिए साथ बने हुए, संकट समय की सांकड़ और आगाही बैच के साथ आगे बढ़ते हैं। वाक्यों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि वाक्य जो है वो शब्दों से बना हुआ होता है, लेकिन शब्द जब वाक्य में अपना योग्य स्थान प्राप्त करते हैं, જે વાક્યમાં ગુજરાતીમાં સાંભળી લો, જે શબ્દો વાક્યમાં સ્થાન પામે અને અર્થ સાબિત કરે ત્યારે તે શબ્દમાંથી પદ બની જાય છે। શું બની જાય છે? પદ। હવે એ પદોની એક ખાસ ઓળખ પણ હોય। કોઈ ક્રિયાપદ હોય જેને તમે વર્બ કહો છો, કોઈ કર્મ હોય જે ક્રિયા કરવાથી મળે, ફળ મળે। લખે છે, શું લખે છે? કવિતા। તો કવિતા જે છે, નિબંધ છે, કંઈ પણ લખતો હોય તો શું લખે છે? શું પૂછવાથી કર્મ મળે? કોણ લખે છે? સુનિલ લખે છે, તમે લખો છો, તો એ નામ આવે। તો કર્તા, કર્મ, ક્રિયાપદ, પછી એકવચન હોય, બહુવચન હોય, પછી સ્ત્રીલિંગ, પુલ્લિંગ કે નપુંસકલિંગ હોય। તો આ જે પદો છે એનું યોગ્ય સ્થાન મેળવે। अब बात हिंदी की करें तो हिंदी में जो गुजराती की तरह अलग थोड़ा व्याकरण आता है। अगर कोई हिंदी में गुजराती में पुल्लिंग है तो हिंदी में हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उसकी नाक लंबी है, तो આપણે એનું બોલીએ, એનું નાક લાંબુ છે, તો આપણે એને નપુંસકલિંગ કીધું, પણ હિન્દીમાં તે સ્ત્રીલિંગ છે। એ જ રીતે આત્मा जिंदा रहता है, આપણે શું કે એનો આત્મા એને છોડીને જતો રહ્યો, આપણા માટે શું છે? પુલ્લિંગ છે, પણ અહીંયા જો આત્मा जिंदा रहती है,
હિન્દીમાં આત્મા સ્ત્રીલિંગ થઈ જાય. તો તમારે આ બધું બહુ યાદ રાખવું પડે. वो बड़ा चालाक है, तो बड़ा चालाक નો આવે, बहुत चालाक આવે. वो बहुत चालाक है. माने लड़की के बुलाया, के बुलाया કે को बुलाया. તો આવી રીતે તમે જ્યાં ભૂલ હોય ને ત્યાં ડચકા ખાઈ નાખીએ આપણે, તો એ બમ્પને દૂર કરવાના. यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है. गाय शुद्ध ही होती है, दूध शुद्ध होता है. गाय शुद्ध होती है, उसे लिखने की जरूरत ही नहीं. यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है. तो ये स्थान जो है, ये विशेषण है जो नाम से पहले आएगा. ये कौन सा नाम है? कमेंट कीजिए. क्या ये व्यक्तिवाचक नाम है, क्या ये द्रव्यवाचक नाम है, समूहवाचक है, कौन सा है ये? मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ. मेरा नहीं, अपना. उसे मारू, बराबर. उसका आंसू रुकते नहीं है, उसके आंसू बहुवचन से. मेरा प्राण संकट में, मेरे प्राण संकट में आ गए. तो ये जो बात है आपको याद रखनी होगी. देखते हैं कुछ विरोधी शब्द जो आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं. वांछित का अवांछित होता है, मित्र का शत्रु होता है, विपत्ति का सुख, अंगार का ओला, विनाश विकास, हस्ती नास्ती, दंड पुरस्कार, सदय निर्दय, प्रत्यक्ष परोक्ष, परिचित अपरिचित. तो ये जो है अच्छे से आपको करना है. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए. देखिए, खफा नाराज, संवेदना सहानुभूति, जिज्ञासा जिज्ञासा. हमारो गुजरातीનો જ્ઞ હોય ને તે હિન્દીમાં જ્ઞ हो जाता है. जिज्ञासा, उत्सुकता, विस्मित, चकित, समाधान, हल, जनरव, कोलाहल, ભવ, સંસાર, જનરવની જેમ પગનો અવાજ, ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ, સુજન, સજ્જન, જેન્ટલમેન. તો આવી રીતે તમને પર્યાયવાચી શબ્દો પણ પૂછી શકાય છે. શબ્દ સમૂહની વાત જો કરીએ તો किसी का साथ न होना, नित्संग. निस्संग કહેવાય ને ગુજરાતીમાં, नित्संग. लोगों के आने जाने के ध्वनि, जनरव. संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ. वेतन पर गुजारा करने वाला वेतन भोगी. रस का आस्वाद करना रसास्वादन. तो ये हैं कुछ. आप चैंपियन बेंच में जुड़ सकते हैं 2026-27 के लिए. आपको सिर्फ इन नंबरों पर कॉल करना है और आपको धोरण 10, धोरण 12 की संपूर्ण तैयारी के लिए आपको अभी से, अगर आप किसी के लिए देख रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, हमारे साथ बात कीजिए. एप्लीकेशन को समझिए, प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कीजिए. यहाँ पर आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं. सारे विषय की तैयारी की जाएगी और आपके सबके अच्छे नंबर आएंगे. ऐसे हम संघर्ष करेंगे और पूरे साल के लिए. तो आज ही पेंटेड लर्निंग डाउनलोड कीजिए. हमने ही धोरण 9 के लिए, कक्षा 9 के लिए हमने बहुत ही अच्छे से संकट समय की सांकड़ और आगाही बैच का निर्माण किया है. यहाँ पर पूरा टाइम टेबल है. आज दिनांक के दूसरा दिन है और हम देखिए तीसरे दिन पहुँच गए हैं. सुबह 5 बजे और विज्ञान, फिर गुजराती में मिलने वाले हैं, समाज और इंग्लिश, सारे विषयों की तैयारी जो है वो की जाएगी. तो आज ही से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. पापियों का उद्धार करने वाला, पापोद्धारक, अधिक उम्र का व्यक्ति, आधेड़, मेहनत की कमाई, मेहनताना, ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञानवर्धक, घोड़ों का आवास, अस्तबल. तो ये याद रखिए. निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए. अनहित. देखिए, शब्द निर्माण जो है वो विभिन्न रीतियों से होता है और हमारे यहाँ उपसर्ग उसी को कहते हैं जो कोई भी शब्द के आगे लिखा जाए. अगर आगे का प्रत्यय, गुजराती में हम इसे कहते हैं पूर्व प्रत्यय. जो पूर्व प्रत्यय का दूसरा नाम है उपसर्ग. क्या नाम है? उपसर्ग. और पीछे का जो आता है वो अनुग होता है या फिर हम उसे कहते हैं पर प्रत्यय. तो यहाँ पर अगर मैं सु लिख दूँ तो हो जाएगा सुजान. क्या हो जाएगा? सुजान. देखिए, ये काज है तो काज के आगे अगर मैं लिख दूँ पर, तो पर यानी दूसरों का काज हो जाएगा. फिर मैं ये हूँ क्या भाई इति और फिर अंत कर दूँ, बराबर.
अति और अंत कर दूं तो फिर आएगा अत्यंत। क्या आएगा? अत्यंत। महाकाल, तो यहाँ पर देखिए महा क्या लिखा है? महा। काल के आगे महा लिखा है। उसी प्रकार परमात्मा में परम आत्मा, तो परम मिला। निराशा में निर्वत्ता आश मिला। अभिनंदन में अभिवत्ता नंदन मिला। अंतर ही निर्हित में अंतः मिला। और निर्हित मिला यानी जो तय है। प्रत्यायन में हमें प्रति मिला। और फिर वो लोग संधि से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर प्रति कैसे हैं बताऊं? गुजराती में मैंने संधि में समझाया था, अगर आपको याद हो तो। देखिए, कोई भी यहाँ पर ये है प्रति, और फिर है आयन। यहाँ पर ती के साथ ई है। क्या है? ई। और ये ई और आ दोनों जुड़कर बनाएंगे य। और उसके साथ ये त जो है वो ऐसे जुड़ेगा। और फिर यहाँ पर प्र लिखा जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा यन। हो गया प्रत्यायन। आ और ई मिलकर बनाएंगे या। क्या बनाएंगे? या। और अ होगा तो य बनेगा। यानी कि अ हो तो य बनेगा और आ हो तो बनेगा या। तो इसे याद रखना पड़ेगा आपको संधि से। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, और वो विभिन्न प्रकार की होती है। उसमें से एक प्रकार आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुजराती, और हिंदी में उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मन के भाव, जिसे ना तो देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो भी तर्क से। अगर बुद्धि ना हो तो भाव का कोई महत्व नहीं है। तो अपनी बुद्धि से हम जिसे समझते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा भाव आता है। हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित होकर आतंक का शिकार हुए। किसका शिकार हुए? आतंक का शिकार हुए। तो यहाँ पर दो भाव है। एक भाव यहाँ पर ये तूफान वाला भाव, और एक प्रभाव। तो यहाँ पर प्रभावित भी, ये दोनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं होती। तो ये भावना जो है वो है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर प्रॉब्लम है। पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मोहित। तो यहाँ पर सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, मोहित भी भाववाचक संज्ञा है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध से तमतमा उठा। क्रोध તે મારો ગુસ્સો જોયો નથી, એ કે દેખાય પણ નહીં, પણ એ ચહેરા ઉપર भाव भाव में थी खबर पड़ी जाए। उसके चेहरे से एकांकीपन की शाही दूर हो गई। तो एकांकीपन, एकलता, लोनलीनेस, समझा? तो એને કહેવામાં આવે हम કહેવાય ભાવવાચક संज्ञा। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। ओ इंतजार। तो ये इंतजार क्या है? किसी की राह देखना, और लंबा इंतजार। इंतजार भाववाचक संज्ञा है। समाज में नारी को बड़े सम्मान से देखा जाता है। सम्मान भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य के पाप ही एक दिन उसे खा जाते हैं। पाप क्या है? खा जाना, तो वो क्रिया हो गई ना। मनुष्य की शक्ति, शक्ति भी हम देख नहीं पाते, कोई सीमा नहीं होती। सही समय पर शिष्य को गुरु जी का स्मरण हुआ, याद आई, तो ये है स्मरण। तो ऐसे होते हैं भाववाचक। आपको याद रहेगा, जिसे हम सिर्फ बुद्धि से साबित कर पाए वही होते हैं हमारे भाववाचक भाववाचक संज्ञा। तो ये आपको याद रखना है। 2026-27 के लिए हमने लॉन्च किया है अपना पहला बेंच, चैंपियन रैपिड रिवीजन मिलेगा। चैंपियन बैच नाम है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 8620 पर, 7272 8686 71 पर। અને તમે એના ઉપર સંપર્ક કરશો એટલે તમને મળશે તમામ માહિતી કે એપ કેમ કામ કરે છે, કેટલી ફીસ છે, આખું વર્ષ ક્યારે ક્યારે લાઈવ લેક્ચર આવશે, વગેરે વગેરે તમામ વસ્તુ। તો જો તમે ઈચ્છો છો કે તમે પેન્ટેડમાં ભણી અને તમારી તૈયારીને ધાર આપવા માંગો છો, તો હથિયાર હવે તમારા હાથમાં છે, જેને તમે ફોન કહો છો।
तो घुमाइए फोन और जुड़ जाइए पेंटेड से। और अभी के लिए 7 दिन 14 शॉट में हम लाने वाले हैं आपके लिए संकट समय की सांकड़ और आगाही के द्वारा संपूर्ण पेपर की तैयारी। और इसमें हमको मिलेगा इन दिनों में इतना सारा कुछ, जो चाहे ले ले, ना चाहे ना ले, लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ जुड़े तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा, शायद आपको भी हो रहा होगा। तो आशा है कि आप सब जुड़ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को बताना ना भूलें, ताकि अच्छी बातें स्प्रेड हो सके। स्प्रेड होना यानी फैलाना, क्योंकि हम अच्छा कुछ भी फैलाते नहीं हैं। अगर कोई बुरी बात हुई तो हम 10 लोगों को बताएंगे, तो ये गलत बात है। કર્તુવાચક સંજ્ઞા કર્તા બતાવવાનો છે। કર્તા એ હોય કે જે ક્રિયાનો કરનાર હોય। कर्ता क्रिया का करने वाला होता है। अच्छा वक्तव्य प्रीतिकर एवं श्राव्य होता है। अगर हम क्या श्राव्य होता है, क्या अथवा कौन पूछेंगे और जो जवाब मिलेगा वही हमारा कर्ता होगा। क्या सुन क्या होता है, तो वक्तव्य कैसा होता है, प्रीतिकर होता है। ये तो गुण हो गया ना, तो यहां पर वक्तव्य सही जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा, वक्तव्य। लेखक ने इस कहानी में मानव मूल्यों को प्रस्तुत किया है। किसने किया है, लेखक ने। वह श्रेष्ठ घुड़सवार था। वो क्या था, घुड़सवार। घर के बाहर मांगने वाला खड़ा था, मांगने वाला। सुमन बड़ी दयावान डॉक्टर है। यहाँ पर तो कर्तुवाचक संज्ञा सुमन भी हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर है इसलिए हम पेशे को लिखेंगे। किसी को लिखेंगे, पेशे को लिखेंगे। इस काव्य का रचनाकार अज्ञात है। रचनाकार कैसा है, अज्ञात है। यहाँ पर रचनाकार आएगा, क्या आएगा, रचनाकार। नेता पहाड़ी लड़के से प्रभावित हुए। नेता कर्तुवाचक प्रभावित कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, नेता। चित्रकार का चित्र ऊंचे दाम में बिका। किसका बिका, चित्रकार का। मजदूर बिना मजदूरी के लौटाया। कौन लौटाया, मजदूर। हलवाई के यहां से मिठाई ले आओ। कहां से लाओ, किसके यहां से। तो जो मिलेगा जवाब वो हमारा होगा कर्ता। क्या होगा, कर्ता होगा। कर्तुवाचक संज्ञा कहते हैं इसे। विशेषण के बारे में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो कान खोलकर सुनिए। अगर आपको पता है कि विशेषण क्या है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नाम अथवा संज्ञा अथवा तो नाउन के आगे जो गुण दर्शाते हैं, लक्षण दर्शाते हैं, उसी को कहेवाय छे विशेषण। उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं। एक विकट समस्या हमारे सामने आ गई। समस्या कैसी थी, विकट। बता दिया भाई। हो सकता है वो विकट ना हो, आसान समस्या भी हो, लेकिन यहां पर विकट थी। गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए। कितनी देर, कुछ देर। मात्रा। उपदेश कैसा उपदेश, अंतिम, उसके बाद कभी नहीं कुछ मिलेगा। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। मानवता कैसी है, घायल है, जख्मी है। मैं बड़ा पापी हूं और तू पापों को दूर करने वाला। पापी तो हूं, लेकिन कैसा हूं मैं, बड़ा पापी हूं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। निखिल એટલે समस्त सृष्टि કેવી, निखिल, आखी। तो आ वस्तु तुम्हारे लखवानी था। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। भारतीय पहलवान तो था, देखिए पहलवान था, भारतीय था, ये भी विशेषण है। उसके बाद सुप्रसिद्ध था, ये भी विशेषण है। पहलवान, यहां पर दोनों विशेषण है। गुरु के लिए शिष्य कितना महंगा साबित हो सकता, महंगा, विशेषण। हमारा अपना एक निजी रहन सहन होता है। रहन सहन होता है, लेकिन कैसा, निजी होता है, पर्सनल, इट्स पर्सनल। घोड़ा रेस में प्रथम आया, कौन सा वाला, काला वाला। तो ये बात है घोड़े के रंग के बारे में। अपनी विचित्रता के कारण दुनिया की कई घटनाएं स्मरणीय बन जाती हैं। कैसी बन जाती है, स्मरणीय।
तो यहाँ पर घटना तो है लेकिन वो कभी भी भूली नहीं जा सकती, ऐसी बन जाती है। ये हमारा जवाब आएगा। समझ में आया कुछ? 2026-27 के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए आपको इन नंबरों पर कॉल करना पड़ेगा और आपकी तैयारी को देनी होगी जोरदार धार। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हम बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। ऐप में आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको पेपर सोल्यूशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव लेक्चर मिलेंगे और बहुत कुछ। आज ही पेंटेड लर्निंग डाउनलोड कीजिए। और संकट समय की सांकड़ और आगाही बैच में आपको 7 दिन में 14 शॉट मिलेंगे और हम कराएंगे आपको बेहतर तैयारी, ताकि आपका द्वितीय एग्जाम अच्छा जाए। चलिए, निम्नलिखित समास पहचान कर लिखिए। तो देखिए, समास जो है वो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को जोड़ने का। तो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, कैसे करते हैं? तो नियम है, प्रकार है कि ये समास आएंगे। देखते हैं एक एक समास के बारे में। पहला भाव यहाँ है अवयवी भाव, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अवयवी भाव में आप याद रखेंगे कि एक शब्द होगा, जैसे कि लोक। ये है लोक, लोक का अर्थ होता है भूमि या फिर ग्रह। अब इसके आगे मैं एक शब्द लिख दूं यहां पर भू, तो इसका मीनिंग होगा ભૂલોક એટલે કે પૃથ્વી। पर હું અહીંયા એમ લખूं કે देव, तो देवलोक बन जाएगा। फिर मैं यहां पर आ लिखूंगा तो आलोक हो जाएगा। और आप देखेंगे कि शब्द बन गए, नए शब्द बने जो दूसरे अर्थ देते थे, अलग अर्थ देते हैं। देश लिख दूं मैं, देश। और फिर मैं यहां पर लिख दूं उप, तो पहले तो देश ना का मतलब कंट्री था, देश कंट्री, हमारा राष्ट्र। लेकिन फिर क्या हुआ कि उपदेश हो गया। यहाँ તમે ક્યારના આપો તો છો ઉપદેશ, ઘડીએ ઘડીએ દરરોજ ઈ જ કામ કરો, તમારો ધંધો છે ઉપદેશ દેવાનો, તો અલગ થઈ ગયું। મારે પછી તમને એમ ન કહ્યું ઈ કયો ઉપદેશ, કયો દેશ, ઉપદેશ કયો દેશ છે? તમને એક સવાલ પૂછું, આ દુનિયામાં એવું કયું પાન છે જે ખાઈ ન શકાય? હું છેલ્લે જવાબ દઈશ, વિડીયો અંત સુધી જોજો। व्यूअर વધારવાની ટેકનિક, અંત તક देखिए वीडियो और आपको मिलेगा सही उत्तर। બરાબર? અને આ દુનિયામાં કેટલા દેશ છે? બે સવાલ, એવું કયું પાન છે જે ખાઈ ન શકાય? અને આમ તો રહેવા દો, એક્ઝામ છે, હવે ક્યાં અઘરા સવાલો પૂછવા તમને, હું જવાબ આપી દઉં છે ને। એક જ એવું પાન છે જે ખાઈ ન શકાય, જાપાન। અને એક જ દેશ છે આપણો દેશ, બાકીના બધા તો વિદેશ છે। જોયું ને કેટલો હોશિયાર છું, દિમાગ। કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે પાછા સમાસમાં આવી જાય। બે શબ્દોને જોડવાની પદ્ધતિ એને સમાસ કહેવાય, બરાબર? ભેગું થવું એવો અર્થ આવે એનો, ભેગું થવું, બરાબર? સંસ્કૃતમાં તો સમાસને લગન પણ કહેવાય। તો આવું બધું છે, પણ આપણે શબ્દ મૂળ હોય એની આગળ પ્રત્યય લાગે એવા શબ્દોને અવયવી ભાવ સમાસ કહેવાય। જેમ કે ભય, અહીંયા શબ્દ હતો ભય, ભયનો મતલબ થાય ડર, પણ એની આગળ જ્યારે નીર લાગ્યું અને એ નીર આની સાથે જોડાઈ ગયું તો નિર્ભય બની ગયું, તો કે ભય વગરનું। તો પેલા ભયનો મતલબ ડર થતો હતો, હવે તો ડર વગરનું એને નિર્ભય કહેવાનું હતું। એમાં ભય છે ને, તો શબ્દમાં ભય છે ને, તોય તે એમાં ભય નથી, અર્થ બદલાઈ ગયો। તો આવો સમાસ જ્યારે આવે જેમાં શબ્દની આગળ ઉપસર્ગ લાગ્યા હોય ત્યારે તેને કહેવામાં આવે અવયવી ભાવ समास, बराबर? एना पछी है पंचवंदन। देखिए, अगर किसी शब्द में आपको गणित या फिर आंकड़े दिख रहे हैं तो भाई ने एमा द्विगु समास लिखने का। कैसे? देखिए, द्विगु समास, पंचवदन। वदन यानी होता है शरीर या फिर निवास भी कह सकते हैं, लेकिन हम शरीर रखते हैं। तो पंचवदन, 5 शरीर, अथवा तो पंचवटी, 5 वर्ड, पंचामृत, 5 अमृत, त्रिभेटो, फिर षटकोण, चौरंग, ऐसे ऐसे सारे शब्द जो है वो आएंगे द्विगु में। तो 2 समास हमने कर लिए। यहाँ पर द्विगु में गणित आएगा, क्या आएगा? गणित, बराबर। इसमें आएगा उपसर्ग
क्या आएगा? उपसर्ग। फिर देखिए, यहां पर देखिए अवयवी भाव, अनजाने। जाने का मतलब क्या होता था? जानने पहचाने, जानना। लेकिन फिर अन आगे लिख दिया तो अनजाने हो गए, तो अर्थ भी बदल गया। तो ऐसे वाक्य जो हो जिसमें आगे उपसर्ग आता है, वहां पर अवयवी भाव लिखने का। नील कमल, कमल तो है लेकिन कैसे कलर का है? नीले रंग का है। तो देखिए, नाम और विशेषण दोनों साथ में रहते हों एक ही घर में, तब हम लिखेंगे कर्मधारय। यहां पर देखिए, दुरात्मा, आत्मा है लेकिन बहुत बुरी वाली। देखिए आपकी बारी में बैठी है, कैसी है ये? आत्मा, और दुर यानी खराब वाली आत्मा है, दुरात्मा। तो ये कर्मधारय है। फिर देखिए, ये कर्मधारय हो तो इसमें आपने शॉर्टकट लिख लिया कि नाम और विशेषण एक साथ हो तो हम लिखेंगे कर्मधारय। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व में ऐसे करने का, द्वंद्व का मीनिंग ही ऐसे बॉक्सिंग बॉक्सिंग होता है। क्या होता है? बॉक्सिंग, द्वंद्व। अपना पराया, सुख दुख, दिन रात, दाल भात, शाक रोटली, माल मिलकत, माता पिता, मासा मासी, काका काकी, मामा मामी, भाई बहन, पति पत्नी। हुआ, बस થઈ ગયું। द्वंद्व। गंगा जमुना, इन दोनों में अगर आप अने और अथवा एवं लिख सकते हैं शब्द के बीच में, गंगा या जमुना, गंगा और जमुना, अपने अथवा पराये। तो यहां पर क्या आएगा? द्वंद्व समास। नवरत्न आएगा, नौ आया, रत्न कितने? नौ, संख्या। तो हम क्या लिखेंगे? द्विगु समास। प्रत्येक, एक, प्रति एक, प्रति एक, तो प्रति आगे आया, अवयवी भाव। ये हो गए हमारे समास। तो बस इतने टॉपिक थे हमारे, और यहाँ पर हमारा व्याकरण विभाग खत्म होता है। तो अब हम विभाग डी यानी लेखन विभाग की चर्चा करेंगे। विभाग में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम लिखेंगे उसके बारे में सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न लिखिए। मैं कहता हूं आप इनमें कुछ भी मत कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, ये बाद में। पिंजड़े में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता? इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है? पक्षियों का देश क्या है? हो गया। अब परिच्छेद पढ़ते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं अपने उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी जानवर को अपने पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। तो उसे अपना जंगल का देश ही प्यारा लगता है। यहाँ पर एक लगता है, बराबर, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह मुक्त आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजरे में बंद करके सब तरह का सुख पहुंचाना चाहे तो भी वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। उसका देश खुला आकाश, पेड़ों की शाखाएं और घोंसला है। वहां धूप, वर्षा और ठंडी के कष्ट सहकर भी सुखी रह सकता है। सबसे पहला सवाल क्या था? पिंजरे में बंद जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके लिए उनका देश, उनका जंगल, उनका आकाश ही है, वो वहाँ ही सुखी रह सकते हैं। इस गद्य खंड में हमें क्या सीख मिलती है? इस सीख मिलती है कि हमें पक्षियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सीख मिलती है कि पक्षियों का सुख, पशु पक्षियों का सुख कहाँ पर है, पक्षियों का देश क्या है, वो तो हमने पहले ही बता दिया। तो ये बात आपको लिखनी थी। दूसरा है, लेखक का हृदय कब फटता है? मनुष्य का सब कुछ कब नष्ट हो जाता है? सृष्टि संस्कृति का सार क्या है? अब पढ़ते हैं। गीता जीवन की कला सिखाती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च चुषुप्ताम् विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो देखिए, गीता हमें सिखाती है कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है। जब मैं देखता हूं कि हमारा समाज में आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांत
जो मुंह जुबानी सबको याद रहते थे, उनकी अवहेलना ना हो रही है, तब मेरा हृदय फटता है। हमारा भाई लेखक का हृदय इस वाक्य में फट रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो लेखक का हृदय तब फटता है जब वो देखते हैं कि हमारे समाज में, जब वे, यहां पर वे लिखेंगे, वे लेकिन ते वो, जब वे देखते हैं कि हमारे समाज आज हमारी संस्कृति के मौलिक सिद्धांत की अवहेलना कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तब फटता है। વાક્ય સીધે સીધું નથી લખવાનું, તમારે લખવાનું છે આખો સવાલનો જવાબ। आप चाहे जहां जाएं, परंतु संस्कृति के मौलिक सिद्धांत को सदैव साथ रखें। संसार के सारे सुख क्षण भंगुर एवं अस्थाई होते हैं, वास्तविक सुख हमारी आत्मा में ही है। અહીંયા पर मिलो, मनुष्य का सब कुछ नष्ट कब हो जाता है, संस्कृति का सार क्या है? आगे बढ़ते हैं, अभी तक नहीं आया है। चरित्र नष्ट होने से मनुष्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनुष्य का सब कुछ तब नष्ट हो जाता है जब उसका चरित्र नष्ट हो जाता है। ये सही उत्तर रहेगा। संस्कृति का सार क्या है? संसार के राज्य पर विजय होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। यही है हमारी संस्कृति का सार। वो अभ्यास द्वारा सुगम बनाकर कर्तव्य में परिणत हो जाती है। संसार के राज्य पर विजय होने पर भी आत्मा की हार सबसे बड़ी हार है। यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हार है। यही हार हम नहीं होने देते। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें। 7 डेज 40 शॉर्ट्स, संकट समय की सांकड़ और आगाही बेंच में आपको मिलने वाले हैं, जहां पर हम 7 दिनों का लगातार आपके लिए ला रहे हैं। इस प्रकार से सारे वीडियो लेक्चर्स लाइव में आपको जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, प्रतिभाव देने हैं, चैनल सब्सक्राइब करनी है, बेल आइकन दबाना है, और लाइव में जुड़ने, बैच में जुड़ने के लिए पेंटेड एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं, अच्छे से पेपर देने हैं, सुबह 5 बजे उठना है, उठना भी है, क्योंकि हम कल व्याकरण विभाग, यही लेक्चर आप अभी देख रहे हैं 5 बजे, ये कट कर देना। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक एवं बोध लिखिए। नदी में मगरमच्छ को जोड़ा, नर मगरमच्छ का किनारे जाना, धूप सेकना और जामुन के पेड़ की छाया का आनंद लेना, बंदर द्वारा मगरमच्छ को जामुन देना, दोनों में मित्रता होना, नर मगरमच्छ द्वारा अपनी पत्नी के लिए जामुन के लिए जामुन ले जाने का, बंदर का जिगर खाने की इच्छा करना, मगरमच्छ द्वारा दावत देना, घर आते ही हुए बंदर को अपनी पत्नी की बात बताना और पेड़ के पास जाना, किसी तरह जान बचाना। फिर वो कहता है कि अच्छा, पहले बता देते, मैं जामुन की जगह मेरा जिगर ले लेता, मेरा दिल ले लेता, मैं तो वो पेड़ पर रख कर आ गया हूँ। फिर वो वापस लेकर आता, अच्छा तो ले आओ दोस्त, मुझे तो अपनी पत्नी को खिलाना था, और फिर वो उसे बेवकूफ़ बना देता है। तो कहानी जो है असल में वही हमें जिंदा रखती है, जोड़ती है। आप क्या समझते हैं? आपको नियम जोड़ते हैं, आपको धर्म जोड़ता है, आपको ईश्वर जोड़ता है, आपको कहानियां जोड़ती हैं। इस्लाम के नाम पर देश के 2 टुकड़े हुए थे, 3, 2 नहीं 3, देश बने थे 2, लेकिन टुकड़े हुए थे 3, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन 20 साल भी साथ नहीं रह पाए बंगाली मुसलमान और उर्दू वाले मुसलमान। और जब उन दोनों में बंटवारा हुआ तो एक नया देश बना जिसे तुम बांग्लादेश कहते हो। बंगाली मुसलमान पर अत्याचार हुए और उन लोगों ने आज़ादी मांगी और उन्हें देनी पड़ी। इंदिरा गांधी की सहायता से एक नया देश अस्तित्व में आया जिसे कहते हैं बांग्लादेश। क्या समझते हैं आप? दोनों के मजहब एक थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो साथ नहीं रह पाए? सोचने वाली बात है। हमें भाषा जोड़ती है और हमें कहानियाँ जोड़ती हैं। आप भाषा से और कहानियों से जुड़े हुए लोग होते हैं। आपकी भाषा अलग है, आप अलग ही रहेंगे। आप कभी भाईचारा हो सकता है, लेकिन भाषा जोड़ती है। गुजरातीओं ने गुजराती જ જોડે, એ કેમ છો, વિદેશમાં જાઓ તો પણ તમને એમ લાગે તમારું કોઈ પોતાનું મળ્યું। हिंदी वालों को भी ऐसा होता है।
तो उसके बाद देश का नंबर आता है। तो कहानी का महत्व मैं समझा रहा था कि कहानियां जोड़ती हैं हमें, धर्म की कहानियां, ईश्वर की कहानियां, और हम उसमें अंधेपन के साथ विश्वास करते हैं। तो ये क्रिएशन हम सब में है, इंसानों ने ही रची है कहानियां। आप भी एक ऐसी कहानी रच सकते हैं अगर आपके पास अच्छा सा शब्द भंडोल है और अच्छे से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो आपको कहानी लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बंदर की चतुराई, बंदर की होशियारी, ऐसा शीर्षक दीजिए और फिर लिखिए। बड़े दिनों की बात है, एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक अच्छा सा तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ का जोड़ा रहता था। मगरमच्छ हर रोज किनारे जाता था, धूप सेकता था और जामुन के पेड़ की छाया में आनंद लेता था। ऊपर एक चतुर बंदर रहता था, उसका नाम मगरू था। कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैंने मगरू दे दिया। लेकिन नहीं, मगरमच्छ को मगरू कहिए, और सुमेरु कह दीजिए वानर को, वानर राज सुमेरु। और फिर सुमेरु ने जब मगरू मगरमच्छ के साथ मित्रता ने बनाने के लिए उसे मित्रता हो गई। दोनों बातें किया करते थे, अपने सुख दुख बांटा करते थे। बंदर उसे जामुन खाने देता था। और फिर एक दिन हुआ यूं कि मगरू को अपनी मगरिया की याद आई। उसने भी ऐसा कहा कि भाई, कविता जैसी कहानी भी लिख सकते हैं आप। सुनकर ही वो, पढ़कर भी उसे लगे कि वाह ये अच्छी है, इसे अच्छे मार्क्स देते हैं, और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फिर कहानी को, यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट दिया गया है, आपको बस एक एक बात पर सोचना है। और आप कहते हैं कि नहीं सर ये हम नहीं कर सकते, यानी आप सोच नहीं सकते। तो बढ़िया कहानी लिखिए, कोई डर नहीं, जो आप लिखेंगे वही सही होगा। लेकिन हाँ, फिर ऐसा ना हो कि कोई आपसे पूछे कि गंगा कहाँ से निकली और आप कहे कि छगन भाई के घर से निकली और मगन भाई के घर गई। ऐसी कहानियां मत लिखना। एक बार एक सर ने पूछ लिया कि ये प्लासी का युद्ध किसने किया था। तो लड़के ने लिख दिया, सर किसी ने भी किया हो, मैंने नहीं किया था। तो ये कोई जवाब नहीं होता, सही है ना। एक बूढ़ा किसान, चार लड़के सभी आलसी, समय मरते समय कहना खेत में सोने का घड़ा, मरने पर लड़कों द्वारा खेत खोदना, कुछ न मिलना, खेत में गेहूं बोना, खूब पैदावार होना और घड़े का रहस्य। तो यहाँ पर लिखना है आपको। आजमगढ़ नाम का एक गांव था। गांव में एक बुद्धिमान किसान रहता था जिसका नाम था, क्या नाम था, कोई भी नाम दे दीजिए आप। मगरू भाई, मगरू तो आ गया एक बार। क्या लिखेंगे, जोरू भाई हैं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। छोटा सा गांव है, एक गरीब नाई मुर्गी पालन करना, एक जादुई मुर्गी रोज सुवर्ण यानी सोने का एक अंडा देना, नाई की मती मारी जाना। और वो कहते हैं कि अच्छा इसके अंदर जितनी है उसकी काट लेता हूँ, और वो काट लेता है, फिर बिरयानी बन जाती है उसकी। और फिर वो उसे मार डालता है और फिर पछतावा होता है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, खेत जोतने की बात, सखत मेहनत, अविराम संघर्ष का कोई भी विकल्प नहीं है। एक विद्यार्थी में असफल होना, निराश, मकड़ी को बार बार चढ़ने का प्रयत्न करते देखना, पढ़ना, सफल हो जाना, घर छोड़कर जंगल में जाना, पेड़ पर सफलता का मार्ग लिखना, पेड़ पर मार्ग मिलना, और ध्यान देना। तो ये आप कहानियाँ अच्छे से लिखिए और सोचिए। सोचेंगे आप तो आपको बेहतर मिलेगा, और आपको इसमें अपनी कल्पनाओं की बारे में बात करनी है। फिर आया है पत्र लेखन कीजिए। पत्र लेखन में अपने मित्र को मोबाइल फोन का उपयोग विवेक से करने के बारे में सुझाव देता हुआ एक पत्र लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो सही में पत्र लिखना है, सिर्फ मार्क्स के लिए पत्र नहीं लिखना, और दूसरी बात आपको पत्र लिखना भी आना चाहिए। तो जब भी आप लिखें, इस तरफ से पता लिखिए, फिर संबोधन लिखिए, और फिर भय प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, ऐसे शुरू कीजिए, और अंत में लिखिए आप तुम्हारा स्नेह सिक्त मित्र। अगर आपने पत्र लेखन देखा होगा तो उसमें एक बड़ा सा चार्ट है, कौन
से संबंध के लिए कौन सा संबोधन आएगा अंत में और शुरू में, सब दिया गया है। पुत्र अगर पिता को लिखेगा तो क्या लिखेगा, मित्र मित्र को लिखेगा, भाई बहन को लिखेगा, किसी सर को लिखेंगे, ऑफिसर को लिखेंगे, क्या लिखना है अंत में और ऊपर, वो दिया गया होता है। 8वीं कक्षा से दिया जाता है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर हम पूछते हैं पता किस तरफ लिखना है, तो याद रखना है। देखिए, अपना नाम राज मल्होत्रा है, आप सूरत आदरवास में रहते हैं और अपने परम मित्र शाश्वत को लिखते हैं। फिर ये सारे आईएमपी पत्र यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या लिखेंगे आप पत्र में? अगर एक पत्र की बात करें, मोबाइल के अपने लाभ भी है और गैर लाभ भी है। अगर आपको नुकसान के बारे में पहले नहीं बताना है, पहले फायदे के बारे में बताना है। अगर तुम अपने स्टडी में, अपनी पढ़ाई में फ़ोन का उपयोग करते हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर तुम सिर्फ गेमिंग में पड़े रहते हो, सिर्फ सोशल मीडिया में रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, तो ये कितना बुरा है ये आपको समझाना है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक 2050 तक सिर्फ मोबाइल की वजह से इंडिया में हर एक घर में एक पागल होगा। और आपको लगता है कि आप स्मार्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके रील देख से सब मज़े ले रहे हैं। अरे बूढ़े आलसी हो रहे हैं, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। हमारा दिमाग उतना फास्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए 10 रील हो गई, मैंने 10 रील देख ली, लगातार 10 रील। पहली रील में मैं हंसा क्योंकि वो कॉमेडी वाली थी, उसके बाद वाली में मैंने एक्सीडेंट देखा, ओ। फिर दूसरी वाली में मैंने दुख भरा देख लिया कुछ और मुझे कुछ याद आ गया, फिर मैं सैड हो गया। तीसरी वाली फिर से हंसने वाली आ गई। 1 मिनट में आपके दिमाग के साथ क्या होता है आपको खुद पता नहीं है। और ये सर्वे आप तक कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पहुंचने नहीं देगा, यूट्यूब पहुंचने नहीं देगा। क्योंकि अगर आप वही सब देखेंगे तो आप सुधर जाएंगे। आप ऐसा ही कुछ देखेंगे जिसमें आपको मज़ा आता है और वो वही आपको आपके सामने रखेगा। देख लेना, लगातार 2-3 एक्सीडेंट की वीडियो देख लेना, उसके बाद वही सारी आएंगी लगातार, कोई भी। तो आपको ये मोबाइल के लाभ और नुकसान पता होने चाहिए, फिर आप अपने मित्र को समझा सकते हैं और फिर हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में ऊपर लाइन करनी होती है और उसके लिए आपको लगता है समय, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। लेकिन कौन प्रैक्टिस करता है? हिंदी कितना लिखा जाता है एक वीक में, कितनी बार लिखा जाता है, कितने सवाल लिख कर आपने अच्छे से तैयार किए, ये भी आपको सोचना होगा। आज जाएं तो सब कुछ पढ़ कर जाएं और आगे से याद रखें ये सब, तो फिर आपको ये सब याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, निबंध के बारे में बात करते हैं। निबंध पत्र में दूसरा पत्र देख लेते हैं। आपका नाम राज है और राज किसको पत्र लिखता है? हम अहमदाबाद निवास करते हैं परम मित्र जिसका नाम शाश्वत है, और आप उसे जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन की सौगात के साथ पत्र भेजते हैं। आपने गिफ्ट भी भेजा है और साथ में आपको शुभकामनाएं भी देनी है। तो अपने मित्र पर क्या खुशी होती है? एक मैसेज नहीं लिख पाते हम, आप सिर्फ स्टोरी चढ़ाते हैं। सच तो यह है कि हमें हमारी भावनाओं को व्यक्त करना ही हमने छोड़ दिया है। हम कुछ नहीं लिखते, हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, महादेव ब्लेस यू, और फिर एक स्टोरी लगा देते हैं। हमें उसे कहना होता है कि तुम दोस्त, तुम जब साथ होते हो हमें अच्छा लगता है, हम दिल से चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, अपने सारे सपने पूरे करो। लेकिन हमें तो खुद के सपने पता नहीं होते, दोस्त के कहाँ से पता होंगे? तो ये भी आपको याद रखना है। नंदिनी लिखती है पत्र राधिका को और वो बताती है कि काजल को पत्र लिखकर रक्तदान का महत्व समझाती है। तो यह आप देख सकते हैं कि पत्र तो लिखना है, कोई एक विषय पर लिखना है, और आपको अगर विषय की नॉलेज नहीं होगी तो आपको परेशानी हो सकती है। फिर है 100 शब्दों में निबंध लिखना है। और अगर हम निबंध की बात करें तो निबंध में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, और अंत में आता है उपसंहार। क्या आता है? उपसंहार। यहाँ पर आपको अपने फाइनल थॉट्स देने होते हैं।
फाइनल थॉट्स क्या होते हैं, अंतिम विचार, कि आप क्या सोचते हैं। और आपको शुरुआत में माता के प्रेम यानी कि माता की ममता को समझाना होता है। फिर आप देखेंगे कि पशु पक्षियों में मातृ स्नेह अद्वितीय, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम में से संतुलन, मातृ प्रेम का प्रभाव, अनुपम मातृ प्रेम। तो फिर आप लिख सकते हैं शुरुआत में ही कि चलती फिरती आज आंखों से अजान देखी है, चलती फिरती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है। तो वो पढ़कर ही भावुक हो जाएंगे और आपका निबंध फिर पढ़ेंगे। फिर आपको देना है प्रेम संबंधों में, मानवीय संबंधों में प्रेम एक अनिवार्य भाव है। हम सभी के लिए स्नेह, हमारे दिल में स्नेह होता है और उसमें सबसे ज़्यादा निर्व्याज और निर्विकल्प प्रेम अगर कोई हमें देता है तो वो हमारी माँ है। माँ कोई भी आशा के बगैर हमें सिर्फ खुश देखना चाहती है। और फिर आप वो सब लिखिए जो आप अपनी माँ के बारे में फील करते हैं, अनुभव करते हैं। मुझे तो सबसे अच्छी बात लगती है जब चेहरे से वो सवाल आता है, क्या हुआ बेटे, और आप देखते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि कुछ चेंज है। आवाज़ की टोन से पता चल जाता है कि क्या हुआ है। तो ये होता है मातृ प्रेम। और मातृ प्रेम पर आपको लिखना है, महान माताओं के बारे में लिखना है। जीजाबाई के बारे में लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं नेपोलियन की माँ के बारे में, आप लिख सकते हैं स्वामी विवेकानंद की माँ के बारे में, कृष्ण की माँ के बारे में, अर्जुन की माँ के बारे में आप लिख सकते हैं। महान माताओं के बारे में लिख सकते हैं, जिन्होंने, महान भगत सिंह की माता को कैसे भूला जा सकता है, जिसने अपने 23 साल के बेटे की मौत देखी और वो बेटा हंसते हुए फांसी पर चढ़ गया। आपने धोरण 10 में अगर एक बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल का मातृ प्रेम, माँ की ममता करके एक चैप्टर है 10वीं कक्षा की हिंदी में, और आप पढ़े तो आप रो देंगे। छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है उनकी माँ की और फिर वो लड़ती हैं अपने पिता से और फिर उसे क्रांतिकारी बनाती है और बेटा फांसी पर चढ़ते हुए कहता है कि माँ, सिर्फ तुम्हारी सेवा न कर सका इसका दुख है मुझे, और मैं अनंत जन्म लेकर आऊं और फिर भी तुम्हारी सेवा करूं, लेकिन इस जन्म में तुमने जो मुझे जीवन दिया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। આપણે તુકારા કરીએ। વૃક્ષારોપણ એક આવશ્યકતા। જ્યાં જંગલોના જંગલો ખવાઈ જતા હોય અને અરાવલી બચાવવા માટે આંદોલન થતા હોય, અરાવલીની એવી એવી વ્યાખ્યા થતી હોય કે જે સાંભળીને પણ હસવું આવે, ત્યાં વૃક્ષારોપણ જરૂરી છે ભાઈ। તો તમારે એની આવશ્યકતા દર્શાવવી પડે જ્યારે આપણે 50 ડિગ્રી સુધી પહોંચતા હોઈએ ઉનાળામાં અને પથારી ફરી જતી હોય તો વૃક્ષારોપણ બહુ જરૂરી છે। તો એને હિન્દીમાં સમજાવવાનું છે। આ તો સમસ્યા છે ને, एक आवश्यकता है क्योंकि तापमान बहुत बढ़ रहा है। होली का त्योहार पूछा जा सकता है, उत्तरायण का भी पूछा जा सकता है, 26 जनवरी पर भी सवाल आ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ आप तब लिख पाएंगे जब आपके पास चिंतन होगा, डेटा होगा। आपने पढ़ा ही नहीं होगा पहला प्रजासत्ताक दिन कब मनाया गया था। अगर आपको याद होगी वो तारीख, वो साल, क्या हुआ था उस दिन, क्यों मनाया जाता है, सब कुछ लिखना होता है। मानव एवं प्रकृति का अटूट संबंध है, वृक्ष पृथ्वी की शोभा है, वृक्ष के प्रति मानव का कर्तव्य क्या है और वो उसके साथ कर क्या रहा है, आपको ये समझाना है। और फिर आप निबंध में अच्छे से लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको कोट्स, शायरी, सुविचार का उपयोग करना पड़ेगा और ऐसे लिखेंगे कि आप अपने तरीके से लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए। आपकी भाषा नई होगी, सामने वाला उसे पढ़ेगा, आपके अगर अक्षर सही रहे तो उसे ज़रूर पढ़ेगा और उस हिसाब से ही मार्क देगा। और 9वीं कक्षा वाले अगर हिंदी लेने वाले हैं तो वो लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ये 10वीं में। और लिखना, ये सारे विषय सोचने के हैं, रटने के नहीं। अगर निबंध लिखना, निबंध 100 शब्द का निबंध पढ़कर मैं जाऊं तो 100 शब्द क्या मुझे याद रहेंगे? मुझे इस विषय पर 200 से 300 शब्द पढ़ने होंगे, तब मैं जाकर अच्छे वाले 100 शब्द लिख पाऊंगा, तब मुझे उसमें से मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये समझना होगा। तो निबंध में आप ये ध्यान रखिए
और इसके लिए आपको ये भी ज़रूरी सोचना पड़ेगा कि आप निबंध का स्ट्रक्चर जानते कि नहीं। तो प्रस्तावना, उसके बाद इन सारे विषयों पर एक एक पैराग्राफ और फिर अंत में अपने विचार। उसी प्रकार यहाँ पर वृक्षारोपण एक आवश्यकता, तो यहाँ पर आपको परिचय में यही देना है कि वृक्षारोपण क्यों ज़रूरी है, आज स्थिति क्या है, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आपको वृक्ष बोने पड़ रहे हैं, उसका आरोपण करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जंगल काट दिए हैं, पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ऋतु परिवर्तन हो रहा है और तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, गर्मी में, सर्दी में ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कम मौसमी बारिश हो रही है, खेती को नुकसान हो रहा है और पृथ्वी की शोभा बिगड़ रही है। इसी वजह से वृक्षारोपण जरूरी है। मानव एक प्रकृति का अटूट संबंध है, मानव का और प्रकृति का, और प्रकृति का विनाश अंत में मानव का विनाश भी ले आएगा, यह भी संभावना है। एक डेटा के अनुसार जो 1000 साल में, यहाँ पर सब खत्म होता है, पृथ्वी पर खत्म होता है, बनता है, खत्म होता है, बनता है, लेकिन पिछले 100 सालों में हम लोगों की वजह से 1000 साल में जितना खत्म होने वाला था वो 100 साल में हो गया है, ऐसा एक रिसर्च आया था। बताइए हमने कितना ज्यादा प्रदूषण किया होगा कि 1000 साल में जितना खत्म होने वाला था, जितनी जातियां, जितने प्राणी, जितनी वनस्पतियां 1000 साल में जो खत्म होने वाली थी वो 100 साल में खत्म हो गई। तो जरूरी है वृक्षारोपण। इतने बड़े बड़े शब्द और डेटा का उपयोग नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये आवश्यकता क्यों आ गई कि आपको ये निबंध लिखवाना पड़ रहा है। आप जाने इसके बारे में, फिर उसमें से अपनी भाषा में लिखिए जितना याद रहे। उसी प्रकार होली का त्यौहार, यहाँ पर भी तो कोई भी त्यौहार आ सकता है। होली लिखा मैंने, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर उत्तरायण का भी हो सकता है, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन का हो सकता है, तब आपको लिखना होगा कि हमारे देश में दो मुख्य त्यौहार है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी हमारा प्रजासत्ताक दिन है और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिन है। 15 अगस्त को जब हमने स्वतंत्रता पाई तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बन गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के अनुरोध पर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ। इसकी याद में हम प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। तो ये हो गई, इसका परिचय हुआ। फिर आप लिखेंगे कि दिल्ली में कैसे मनाया जाता है, हर राज्य में कैसे मनाया जाता है, आपके स्कूल में कैसे मनाया जाता है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा होती है, परेड कहाँ पर निकलता है और कितने दिन चलता है और कितने दिन बाद समाप्त होता है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है रिपब्लिक डे कितने दिन चलता है, और अगर निबंध में वो बात ही ना आए तो वो निबंध अधूरा नहीं होगा। होलिका में अगर आपको यही भी पता ना हो कि होलिका कौन थी, तो फिर होलिका त्योहार ही क्या, रंग के बारे में ही लिख देंगे हम। तो निबंध लिखने के लिए आपको पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो ये थे निबंध की बात, पत्र की बात, और हमने कहानी की बात की। तो ये आपको सोच समझ कर लिखने वाले टॉपिक है। इसमें मैं आपको आईएमपी दे सकता हूँ, लेकिन कोई भी निबंध आए आप उसमें इतने माहिर होने चाहिए कि आपको आए, ऐसी सोच के साथ तैयारी करनी है। तो ये थे हमारा लेखन विभाग और व्याकरण विभाग। आशा है कि आपको इससे मदद मिलेगी, और अब हम मिलेंगे गुजराती के लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Painted, Painless Learning।